जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाई 10 सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मुगल वंश को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़े थे। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। दोस्तों, एक एक करके हम लोग पांचों राजवंशों को पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग मुगल वंश को पढ़ेंगे। मुगल वंश का टाइमिंग है 1526 से लेकर के 1858 ईस्वी। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा किया जाता है और 1858 में जो अंतिम मुगल बादशाह रहता है उसका नाम है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। दोस्तों, बहादुर शाह जफर के समय में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है और उसको इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है। उसमें सिर्फ 2 ही बात लिखी गई थी कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाए और जो मुगल बादशाह हैं उनके पद को समाप्त कर दिया जाए। तो जब मुगल बादशाहों के पद को समाप्त कर दिया गया था तो अंतिम जो मुगल बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय और इसको पेंशन दे करके म्यांमार भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था और 80 वर्ष की अवस्था में इसको भेज दिया जाता है। दोस्तों, 1862 में 84 वर्ष की अवस्था में म्यांमार में रंगून में बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों, जो अंतिम मुगल बादशाह है उसका भी मकबरा भारत से बाहर है और जो पहला बादशाह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका भी मकबरा भारत से बाहर है। दोनों बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर का जो रंगून में मकबरा बना हुआ है उसके एक तरफ लिखा हुआ है, ना मैं किसी के आंखों का नूर हूं, ना मैं किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। इसके मकबरे के दूसरे तरफ लिखा हुआ है, जाए जफर तू कितना बदनसीब है, जहां पे तूने सारी जिंदगी बिताई वहां की 2 गज की जमीन तुझे नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है और जो पहला मुगल बादशाह है उसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो दोस्तों, हम लोग मुगल वंश को प्रारंभ करते हैं। एक एक बादशाहों को हम लोग पढ़ेंगे और अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर को। जिस दिन हम लोग बहादुर शाह जफर का इतिहास पढ़ लेंगे दोस्तों, उसी दिन मुगल वंश समाप्त हो जाएगा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना मध्य एशिया में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना मध्य एशिया में हुआ था। दोस्तों, 14 फरवरी तो आप लोग वैसे भी जानते हैं क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है उसी दिन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। फरगना में हुआ था। दोस्तों, फरगना पड़ता है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में पड़ता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान का ही एक शहर है फरगना और उज्बेकिस्तान की राजधानी जो ताशकंद है वहीं पर 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो उसी उज्बेकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है फरगना। उसी फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पिता का नाम
उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार बेगम। माता का नाम कुतलुग निगार बेगम था। दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पिता के तरफ से तैमूर का वंशज था। तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठा था। 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठा था और 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था। काबुल पर अधिकार कर लिया था और 1507 ईस्वी में कंधार पर अधिकार कर लिया था। कंधार पर अधिकार करने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह की उपाधि धारण किया था। बादशाह की उपाधि धारण किया था। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारत पर बाबर का पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ था। 1519 ईस्वी में हुआ था बाजौर और भेरा पर। बाजौर और भेरा पर। दोस्तों, बाजौर और भेरा पर अधिकार करने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वापस लौट गया था और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत पर खैबर दर्रे से होकर के आक्रमण किया था। खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। इसको याद रखिएगा दोस्तों। बाबर का भारत पर दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ था। दूसरा भी आक्रमण दोस्तों 1519 ईस्वी में ही हुआ था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर का भारत पर तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ था सियालकोट पर। 1520 ईस्वी में बाबर का भारत पर तीसरा आक्रमण हुआ था सियालकोट पर। और दोस्तों, बाबर का भारत पर चौथा आक्रमण हुआ था 1524 ईस्वी में पंजाब पर हुआ था और पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों पर बाबर अधिकार कर लिया था। और दोस्तों, बाबर का भारत पर अंतिम और पांचवा आक्रमण
हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जिसको दोस्तों हम लोग पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक ट्रिक के माध्यम से जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा जो 4 युद्ध लड़ा गया है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग उसको। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। दोस्तों उसके लिए एक ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया और 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इस ट्रिक को याद रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि बाबर के द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का भी अंतिम शासक है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है जिसका मृत्यु युद्ध क्षेत्र में ही हुआ था। युद्ध क्षेत्र में ही अपने दम को तोड़ दिया था इब्राहिम लोदी। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलुमा नीति का प्रयोग किया गया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है। तुगलुमा नीति का प्रयोग किया गया था। तुगलुमा नीति का मतलब ये होता है कि जो सेना का आने का जो रास्ता होता है उस रास्ते में काफी गहराई तक उसको खुदवा दिया जाता है और खुदवाने के बाद वहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधों को लगवा दिया जाता है। दोस्तों देखने से पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा गहराई है या गड्ढा टाइप का है। तो दोस्तों जब सेना आती थी तो उसमें सारी की सारी सेना गिर जाती थी। इसी को कहा जाता है तुगलुमा नीति। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलुमा नीति का प्रयोग किया गया था और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पहली बार तोपखाने का भी प्रयोग हुआ था। पहली बार
पहली बार तोपखाने का प्रयोग, पहली बार तोपखाने का प्रयोग भी हुआ था। बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा। उन दोनों लोगों ने तोप को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दोस्तों याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे, जो बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, एक का नाम है उस्ताद अली और एक का नाम है मुस्तफ़ा। उन दोनों लोगों ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तो दोस्तों 26 में पानी पिया, इसका मतलब ये है कि 26 में 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं 27 में खाना खाया, इसका मतलब ये है कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर, आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहीं पर खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा और राणा सांगा का हार हुआ था। तो दोस्तों 27 में खाना खाया का मतलब यह है कि 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1528 ईस्वी में 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय का हार हुआ था। तो दोस्तों 28 में चल दिया का मतलब यह है कि 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 29 में घर गया। 6 मई 1529 ईस्वी को 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध जब बाबर लड़ने जा रहा था तो आगरा से जब निकला तो अयोध्या में आकर के उसको शाम हो गया। तो शाम को उसने देखा कि आसपास में नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर उसको मस्जिद नहीं दिखाई दे रहा था। तो पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा और वहीं पर कसम खाया कि हम यहाँ पर एक मस्जिद ज़रूर बनवाएंगे। तो दोस्तों जो बाबरी मस्जिद है उसको जब बाबर घाघरा का युद्ध लड़ने जा रहा था तो जब आगरा से निकला तो अयोध्या में आकर के शाम हो गया था। अयोध्या में वो रुका हुआ था तो उसको नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर मस्जिद नहीं दिखाई दे रहा था। तो वहीं पे कसम खाया था कि यहाँ पे हम एक मस्जिद ज़रूर बनाएंगे। तो 1529 में ही बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया था।
बाबर के द्वारा, इसको याद रखिएगा। जो घाघरा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था और अफगानों का हार हुआ था। और दोस्तों 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का 48 वर्ष की अवस्था में आगरा में मृत्यु हो गया था। आगरा में मृत्यु हो गया था और उसके द्वारा बनाए गए आराम बाग में प्रारंभ में उसे दफना दिया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि जब उसका मृत्यु हो तो उसे काबुल में दफनाया जाए। तो दोस्तों बाद में बाबर के अवशेषों को ले जाकर के काबुल में दफना दिया गया था। प्रारंभ में उसे आगरा में मृत्यु हुआ था। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उसे काबुल में दफना दिया गया। तो दोस्तों मुगल वंश का पहला शासक है जिसका मकबरा भारत से बाहर बना हुआ है। आगे चल करके जब हम लोग जहांगीर को पढ़ेंगे तो जहांगीर भी मुगल वंश का दूसरा ऐसा शासक है जिसका मकबरा भारत से बाहर बना हुआ है। और अंतिम जो है जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, उसका भी मकबरा भारत से बाहर बना हुआ है। तो 3 मुगल बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों बाबर के कुल 4 पुत्र थे। एक का नाम था हुमायूं, एक का नाम था कामरान और एक का नाम था अस्करी और एक का नाम था हिंदाल। तो दोस्तों जब बाबर 48 वर्ष का था तो उस समय जो उसका सबसे बड़ा पुत्र है जिसका नाम है हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और तबीयत काफ़ी समय तक ठीक नहीं होता है। तो बाबर अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे पुत्र के बदले में हमारी जान ले लेकिन हमारे पुत्र की जान बख्श दे। और दोस्तों ऐसे ही होता है, जैसे जैसे हुमायूं ठीक होता जाता है वैसे वैसे बाबर की तबीयत खराब होती चली जाती है। और 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में उसी के द्वारा बनाए गए आराम बाग में उसका मृत्यु हो जाता है। आगरा में उसका मृत्यु हो जाता है और उसको आराम बाग में दफना दिया जाता है। दोस्तों मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो फारसी है, लेकिन ये तुर्की में अपना आत्मकथा लिखा था। तो ये पहला मुगल बादशाह है जो अपनी आत्मकथा अपने हाथों से लिखा था, जिसका नाम है तुर्की में लिखा था आत्मकथा, जिसका नाम है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा है, बाबर के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों बाबर अपनी आत्मकथा में भारत के फूल पत्तियों का वर्णन किया है, इसको याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाबर कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो अपनी आत्मकथा में भारत के फूल पत्तियों का वर्णन किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के फूल पत्तियों का वर्णन किया है। दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पहला मुगल बादशाह है जो अपने मृत्यु के समय, मरते समय अपने पुत्रों के नाम वसीयत लिखा था कि हमारे पुत्र को ये वाला क्षेत्र दे दिया जाए। तो दोस्तों उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम है हुमायूं अपने पिता के वसीयत के अनुसार अपने छोटे भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था और स्वयं बाबर का उत्तराधिकारी बना था जिसका नाम है हुमायूं। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग हुमायूं को पढ़ेंगे। ठीक आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।